नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बात करेंगे अखिलेश यादव की। पूरे देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर तहलका मचा हुआ है, लेकिन मैं आज सिर्फ पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर अखिलेश यादव कुछ ज्यादा उतावले दिख रहे हैं। तमाम कोशिशें उनकी तरफ से जारी हैं और जिस राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं उससे इतर आजकल जाति की राजनीति करने के लिए बहुत ललक उनमें दिखाई पड़ रही है। पहले उन्होंने हिंदू मुसलमान यानी कि माई समीकरण पर उन्होंने काम किया। यादव और मुसलमान की राजनीति पर समाजवादी पार्टी काम करती आई, लेकिन पिछले कई चुनावों से वहां पर हार देखने के बाद अखिलेश यादव को यह लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए जो वोट मायावती के थे, यानी कि पिछड़ों का जो वोट है, उनको अपने पास लाना है। एक एक करके मैं पूरी राजनीति जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इसको ऐसे समझिए कि अभी अखिलेश चाहते क्या है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश के लिए करो या मरो वाली स्थिति है 2027 के विधानसभा चुनाव में। अगर 2027 का चुनाव अखिलेश यादव नहीं जीतते हैं तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। हालांकि 2024 के चुनाव में उनको कुछ सफलता मिली, लेकिन सफलता इसलिए उनको नहीं मिली कि पार्टी बहुत अच्छा कर रही थी या अखिलेश यादव के नेतृत्व में वहां बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। हुआ दरअसल ये कि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी उसमें कोई कमी रह गई। टिकट बंटवारे को लेकर, एजेंडा को लेकर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी जहां फेल हुई उसका फायदा अखिलेश यादव को मिल गया। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। वो दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक उपचुनाव हुआ वहां पर, उस उपचुनाव में भी आपने परिणाम देखे कि ज्यादातर सीटें बीजेपी के हक में आई। तो मैंने आपको बताया कि अखिलेश यादव दरअसल चाहते क्या है उत्तर प्रदेश में। 2027 का चुनाव जीतना चाहते हैं, येन केन प्राक्रेन जैसे कहते हैं, किसी भी तरीके से, एनी हाउ। अब दूसरा यह है कि उसके लिए वो कर क्या रहे हैं। तो अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर देश भर में तहलका है, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि जब जाति को लेकर उनके लालजी सुमन जी ने एक राणा सांगा को लेकर जो एक विवाद खड़ा किया था, वो उसके पीछे की एक रणनीति थी कि कैसे उत्तर प्रदेश में या देश में जातिगत जो दूरी है उसको और बढ़ाया जाए, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई को इतनी हवा दी जाए कि जो बैकवर्ड है, पिछड़े और अति पिछड़े सब एक हो जाएं और वो समाजवादी पार्टी के खेमे में आ जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि मायावती पिछले कई चुनावों से हाशिए पर हैं और उनका जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ है, और उस पर अखिलेश यादव सेंध लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मुस्लिम वोट और यादव वोट उनकी बपौती है और वो वोट तो उनको मिलता ही है। अगर ये वोट इनको मिल जाए, पिछड़ों का वोट उनको अगर मिल जाए, तो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बन जाएगी और वो फिर एक बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की जो राजनीति है और उत्तर प्रदेश में जो लगातार प्रदर्शन बढ़िया कर रही थी, 2024 के चुनाव को भी छोड़ दीजिए, तो वो क्या था कि वो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की राजनीति पर चल रही है। यानी कि जो हिंदू हैं वो हिंदू हैं, वो ना बैकवर्ड हैं ना फॉरवर्ड हैं। तो तमाम अगड़े जातियों को और पिछड़े जातियों को मिलाकर बीजेपी चलना चाहती है और वो कहती है कि ये हिंदू हैं, लेकिन उसमें अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति लेकर आते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक।
इन तीनों को अलग करके वो राजनीति करते हैं, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक अगर एक जगह एक पार्टी को चला जाए तो उस पार्टी की जीत निश्चित है। लेकिन बीजेपी का क्या है कि बीजेपी, मैं आऊंगा, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं बताऊंगा कि बीजेपी कैसे चल रही है। बीजेपी जो हिंदू वोट बैंक है, चाहे वो अगड़ों का हो या पिछड़ों का हो, वो सारे वोट अभी तक बीजेपी के खाते में है। खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, और कैसे योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव जीत रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मुस्लिम वोटों के लिए क्या बीजेपी कर रही है और क्या अखिलेश यादव ने किया है, इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन राजनीति ये है कुल मिलाकर वहां पर कि अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव वोट बैंक को अपना समझते हैं, और उसके अलावा जो पिछड़ों की राजनीति है उसकी राजनीति करके वो अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी को लगता है कि हिंदू वोट बैंक जो है, चाहे वो पिछड़ों का हो या अगड़ों का, वो उनके साथ है, और अब उनको मुस्लिम वोटरों पर काम करना है। इसीलिए ट्रिपल तलाक हो या फिर अब वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात हो, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर देश भर में तहलका मचा हुआ है। बार बार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये मुस्लिमों के व्यक्तिगत उनके अपने तरीकों में दखल अंदाजी है, जबकि सरकार कह रही है कि जो गरीब मुसलमान हैं, जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनके साथ भेदभाव हुआ है। वक्फ के नाम पर जो भी जमीन है, जो भी संपत्ति है, उसका बेजा इस्तेमाल हुआ है। इस कानून के आ जाने के बाद इनका फायदा होगा, और कैसे फायदा होगा ये धीरे धीरे दिखने लगेगा। लेकिन आप सिर्फ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को छोड़ दें तो पूरे देश में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो बवाल होने की बात कही जा रही थी, हंगामा होने की बात की जा रही थी, वो उतना हुआ नहीं। यानी कि मुस्लिमों का एक बड़ा तबका है जो भाजपा के साथ है और भाजपा के इस फैसले के साथ है, समर्थन कर रहा है। क्योंकि मुट्ठी भर लोग, कुछ लोग हैं जो मुसलमान कौम के रहनुमा समझते हैं अपने आप को, उनको ये लगता था कि वो जैसा कहेंगे वैसा होगा, उनके मुताबिक तमाम जो मुस्लिम हैं वो पीछे पीछे चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके बहुत आंकड़े हैं, अगर आप अंदर इसमें मैं जाऊंगा तो इसमें बहुत एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल क्यों ज़रूरी था, वक्फ की ज़मीनें कितनी हैं, उस पर किसका सिक्का चलता है, किसको फ़ायदा हो रहा है, किसका फ़ायदा होना था नहीं हुआ। तो गरीब मुसलमानों का हुआ नहीं। जो मुसलमान हैं, जो आज से 70 साल पहले, 75 साल जिन पार्टियों के साथ वो गए, तमाम पार्टियों ने उनका इस्तेमाल किया। जो पढ़े के मुसलमान हैं, जो समझते हैं, उन्होंने देखा और समझा है। आज तक कोई भी ऐसी पार्टी हो जो खड़े होकर खुले मंच से ये कह सके कि हमने मुसलमानों के लिए एक ऐसी नीति बनाई, एक ऐसी योजना बनाई जो कि मिसाल के तौर पर हम उसको देख सकते हैं, ऐसा हुआ नहीं कभी। मुसलमान सिर्फ वोट बैंक रहे और उनको हमेशा बीजेपी से डराया गया, डरा कर रखा गया कि अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो आपके साथ अन्याय होगा, आपके साथ बुरा होगा। लेकिन आप पिछले कुछ फैसलों को देखेंगे, जो बीजेपी और मोदी सरकार का जो फैसले हैं वो किस तरीके से लिए गए। ट्रिपल तलाक से किसका फायदा हुआ, और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, आप देखिएगा जितनी संपत्तियां हैं वो ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं जो मुस्लिम समाज के बड़े ठेकेदार बनते हैं, उन जमीनों पर उनका कब्जा है, और जिनके लिए वक्फ किया जाता है कि अस्पताल बने, स्कूल बने, अच्छी शिक्षा हो, तमाम जो वेलफेयर के काम होते हैं वो होने चाहिए थे वक्फ के संपत्ति से आए हुए किरायों से, पैसों से। लेकिन वैसा हुआ नहीं। इसमें बहुत रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे चीजें हैं। कांग्रेस खुद जो पार्टी है
उसने कितने अपने जो इमारत हैं, कांग्रेस की कितनी ऐसी चीजें हैं जो वक्फ की जमीनों पर बने हुए हैं। मतलब जिसको जैसा हिसाब मिला वैसा उसको लूटा गया। अब उस पर अगर चेक लगाने की बात हो रही है, अगर उस पर एक निगरानी रखे जाने की बात हो रही है, तो सबको दिक्कत हो रही है। खैर, बात में अखिलेश यादव की कर रहा था। अखिलेश यादव पूरी तरीके से जो देश को है वो जाति वो में बांटना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जातियों में भेदभाव करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहते हैं। यादव उनके साथ है। वो मान के बैठे हुए हैं कि यादव कभी भी छोड़कर उनको नहीं जाएंगे। आपको ताज़ा वाकया है कि याद होगा पार्लियामेंट में कि किस तरीके से ये जो पार्टियां हैं, जो परिवार आधारित पार्टियां हैं, उसको लेकर एक तंज कसा था अमित शाह ने। हालांकि बात मजाक मजाक में हुई थी, लेकिन उन्होंने बड़ा सही कहा था। जब अध्यक्ष पद को लेकर एक वहां से एक सवाल किया गया अखिलेश यादव की तरफ से कि आपके यहाँ अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो पा रहा है, जरा बता दीजिए कौन होगा आपका अध्यक्ष। तो बड़ा अच्छे अंदाज में कहा अमित शाह ने कि हमारे यहाँ करोड़ों में से कोई एक बनेगा अध्यक्ष, तो हमें चुनने में वक्त लगता है। तमाम कार्यकर्ता हैं, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। आपके यहाँ ये दिक्कत नहीं है क्योंकि आप परिवार की पार्टी है एक, और सबको पता है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे आने वाले 20, 25, 30 सालों में आप ही पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। तो सदन में ठाके भी लगाए गए। तो ये इस तरह की पार्टियां हैं। तो अखिलेश यादव सबसे पहले, अभी जो इनको हम अगर पॉइंट्स में बताएं, आपको संक्षेप में बताएं, तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से जाति की राजनीति में लगे हुए हैं, और जो भी वहां पर बयान दिए या दिलवाए गए सब अखिलेश यादव के इशारे पर हुए कि जितनी हवा दी जाएगी, क्योंकि वो लाली सुमन जो हैं वो पिछड़े जाति से आते हैं, एससी कोटे से आते हैं। तो उनके मुंह से ये बयान दिलवाना, उनकी ओर से ये बयान दिलवाना, वो डिफरेंस पैदा कराने वाली बात है, क्योंकि वो राजपूत समाज से आते हैं। अगड़ों की बात हो रही थी और यहाँ पर पिछड़ों की बात हो रही थी। तो जहाँ अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई होगी वहाँ पर इनको लगता है कि पीडीएफ फॉर्मूले के तहत हम बाजी मार जाएंगे और हमारा जो वोट बैंक है वो एकमुश्त हो जाएगा, जिसमें मुस्लिम, यादव और पीडीए में हालांकि अल्पसंख्यक भी हैं। अल्पसंख्यक में ज़्यादातर जो बातचीत होती है वो मुस्लिमों की होती है। तो मुस्लिम, यादव और तीसरा जो आप है वो है एससी वोट। ओबीसी वोट तो खुद है ही, क्योंकि यादव भी हैं और ओबीसी वोट बैंक भी उनके साथ है। तो इस समीकरण के साथ चल रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले तक अखिलेश यादव ये मान चुके थे कि उनकी वापसी अब तो होगी नहीं उत्तर प्रदेश में जब तक योगी हैं। अब ये सब चीजें चल रही हैं। इस बीच रविवार को उन्होंने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि कुंभ के दौरान ये पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी कि प्रधानमंत्री के नाम का अनाउंस हो जाएगा और वो योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाएगा। ऐसी तैयारी थी, लेकिन नाम क्यों नहीं लिया गया पता नहीं। तो अपने रास्ते का जो कांटा है उसको अलग करना चाहते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब तक उत्तर प्रदेश में हैं उनको हरा पाना मुश्किल है। तो उनको लगता है कि अगर उनका नाम प्रधानमंत्री के तौर पर आगे चला जाएगा या यूपी की राजनीति से योगी चले जाएंगे तो उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। सही भी बात है, लड़ाई थोड़ी कमजोर तो पड़ेगी। मेरा व्यक्तिगत राय कह लीजिए या मेरी सोच है कि जो बीजेपी अपने हिसाब से काम कर रही है, बीजेपी को 2027 का जो चुनाव है उससे पहले प्रधानमंत्री के बारे में अगर सोच भी रहे होंगे कि पीएम नाम का अनाउंसमेंट हो जाए योगी का, तो मैं ये चाहता हूं, या मेरी राय अगर इसमें हो, तो 2027 तक बीजेपी को योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। और अगर वहां पर चुनाव जीत जाते हैं योगी आदित्यनाथ, तो बीजेपी को फिर नाम अनाउंस करना चाहिए पीएम के लिए, वरना 2027 की लड़ाई फिर आसान नहीं रहेगी बीजेपी के लिए। जिस तरीके से पॉलिटिक्स वहाँ पर की जा रही है, जिस तरीके से अखिलेश यादव इस बार एग्रेसिव हैं, क्योंकि मैं शुरू में ही आपको कहा था कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। तो 2027 दुनिया अलग है, अलग तरीके से चल रही है,
भारत इंडिया की राजनीति जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो अलग रास्ते पर है, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति जो कर रहे हैं वो अलग रास्ते पर है। वो सीधे सीधे इस बार जाति को फोकस किया हुआ है, पीडीए पर फोकस किया हुआ है। हालांकि इससे पहले भी किया था, लेकिन इस बार उन्होंने पीडीए पे किया है क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद कुछ कोशिशें हो रही हैं कि और दूरी बढ़ाई जाए, तो मुसलमानों का जो वोट है अगर इनके साथ लड़ते हैं या अकेले चुनाव लड़ते हैं, हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे 2027 में, बार बार अखिलेश यादव कह रहे हैं। अगर वो है तो भी अगर मुसलमान वोट, यादव वोट और ये जो मायावती के जो वोट हैं, मायावती का वोट मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि उनका जो वोटिंग परसेंटेज रहता था, जो वोट प्रतिशत रहता था, वो काफ़ी ज़्यादा था, वो धीरे धीरे कम होता गया और वो सारे वोट जो हैं वो बीजेपी को आए। इसीलिए बीजेपी की जो जीत की जो मार्जिन है वो बढ़ती चली गई और सीट में वो तब्दील होती दिखी। तो उस पर सेंध लगाने की बात है। तो 2024 का जो चुनाव परिणाम आया लोकसभा का, उससे उत्साहित दिख रहे हैं अखिलेश यादव और उनको लगता है कि वापसी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी यही कह रही है। अखिलेश यादव पर आज मैंने पूरा फोकस किया इस वीडियो में कि अखिलेश यादव दरअसल कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, उनकी उम्मीदें क्या है और 2027 की तैयारी अभी से वो कैसे कर रहे हैं। हालांकि इसके उलट बीजेपी भी वही कर रही है जो कि उनको पता है कि हिंदू वोट जो हैं और खासकर अगड़ों की जो वोट है वो, और जो कटेंगे और बटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ है का नारा जो सक्सेस हुआ पिछले 2-3 राज्यों के चुनाव में, उसको देखकर बीजेपी को भी लगता है कि अब जो मुस्लिम वोटर हैं उनको भी क्या साथ लाया जा सकता है। यानी सबका साथ सबका विकास पर बीजेपी काम कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त। चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मनकही को आप सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। फिलहाल के लिए नमस्कार।